एक बात को जरूर कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा मराठा कार्ड चलता था, जाति कार्ड चलता था, लेकिन ये पहली बार है जो हिंदुत्व कार्ड चला है। और इसलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य पहले शरद राव पवार होते थे, अब देवेंद्र फडणवीस है। पहली बात तो मैं बिल्कुल कोई चाणक्य वाणक्य नहीं हूं। मैं मेरी पार्टी का एक बहुत साधारण कार्यकर्ता हूं। जनता की, नेताओं की, ईश्वर की कृपा रही है। खुद को तो आपने अभिमन्यु बताया था। नहीं, अभिमन्यु तो हूं वो कोई, पर मैंने ये कहा आधुनिक अभिमन्यु जो चक्रव्यूह तोड़ के आता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम लोगों ने एक विचारों की लड़ाई लड़ी है जी, और उस विचारों की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में अगर कोई चीज हुई होगी, देखिए हमने लाडली बहना का कार्यक्रम हाथ में लिया, किसानों के लिए कार्यक्रम हाथ में लिया, ये सारी चीजों से प्रो इनकम्बेंसी तैयार हुई, पॉजिटिविटी तैयार हुई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, एक है तो सेफ है, समाज की सारी विघटनकारी विचारों को समाप्त करते हुए पूरा समाज एक आया। जाति की व्यवस्था को भुलाकर सबने एक लक्ष्य को सामने रखते हुए वोट किया। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में एक बहुत ही जहरीला पोलराइजेशन कांग्रेस और उसके साथियों ने किया था, और उस पोलराइजेशन के चलते उसके बाद जिस प्रकार की घटनाएं महाराष्ट्र में घटी, वो सारा देखने के बाद समाज के सभी तबकों के ध्यान में आया कि हम लोगों को साथ में आना पड़ेगा। एक है तो सेफ है का नारा, ये नारा महाराष्ट्र का मूल मंत्र बना, जिसके कारण 5% वोटिंग बढ़ा है और जो हमारे पाले में आया है। तो मुझे लगता है कि ये नारा एक डिफाइनिंग मूवमेंट था हमारे जीत का। एक ये नारा डिफाइनिंग मूवमेंट था जीत का। और आपको लगता है जैसा वोट जिहाद का बार बार आप नाम लेते थे, आप अपने कार्यक्रमों, अपनी रैलियों में कहते थे, वोट जिहाद इस बार नहीं चला, दूसरी तरफ से पोलराइजेशन हुआ है, हिंदू पोलराइजेशन हुआ है। देखिए, मैं ऐसा कहता हूं, ये हिंदू पोलराइजेशन नहीं है, काउंटर पोलराइजेशन है। हमने पोलराइज नहीं किया। आपने कहा था चुनाव प्रचार में कि वोट जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध होना चाहिए। यस, ये काउंटर पोलराइजेशन है। अगर कोई वोट जिहाद की बात नहीं करता तो हम धर्म युद्ध की बात नहीं करते। ये काउंटर पोलराइजेशन है। जिस प्रकार से उलेमाओं की 17 मांगों के ऊपर अपने घुटने कांग्रेस, शरद पवार जी की पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने टेके, और किस प्रकार की मांगे, ऐसी मांग हो सकती है कि 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जितने दंगे हुए, उन दंगों में जितने मुस्लिम आरोपी हैं उनके सबके आरोप वापस ले लो, और ये घुटने टेक कर कहते हैं हाँ हमको तो मंजूर है, हम तो ये कर लेंगे, और ऐसी 17 मांगे। तो इसके चलते लोगों में भावना बनी, और उसके बाद फिर सज्जाद नोमानी खुलेआम कहते कि वोटों का जिहाद करिए, एमवीओ को समर्थन दीजिए। जिहाद शब्द उन्होंने यूज किया। इसलिए मैंने कहा अगर आप जिहाद करोगे तो वोटों का धर्म युद्ध होगा, और वो हुआ, और लोग आए और लोगों ने जवाब दे दिया। जी, लेकिन उधर तो आपने जवाब दे दिया, आपने बोला अभिमन्यु की तरह आपने चक्रव्यूह भेद लिया। ये जो विभागों वाला चक्रव्यूह है, किसको कौन सा विभाग मिलेगा? शिंदे जी गृह विभाग चाहते हैं और साथ साथ स्पीकर का पद भी चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा कोई चीज उन्होंने कही नहीं है, ये सारी मीडिया में ही चल रहा है। देखिए, किसको कौन सा विभाग मिलना चाहिए इस पर बैठकर हम लोग फैसला कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गृह मंत्रालय को लेकर? देखिए, गृह मंत्रालय हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, फाइनेंस विभाग हो, रेवेन्यू विभाग हो, जितने प्रमुख विभाग है, ठीक से हम लोग उसको। पिछली सरकार में आप गृह विभाग देखते थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने पिछले समय 5 साल मेरे पास था, उसके बाद 2.5 साल भी मेरे पास था, लेकिन सवाल कौन सा विभाग किसके पास रहेगा ये नहीं है। सरकार ठीक से चले, इसलिए इसका ठीक मुझे ऐसा लगता है बंटवारा करना चाहिए, वो हम करेंगे। अच्छा, अजीत पवार साहब और शिंदे साहब दोनों के साथ आपने काम किया है, तो दोनों में से आपको आपकी सहजता किसके साथ है, या फिर बोलूं कि जिससे आपका कोऑर्डिनेशन बेहतर है? नहीं, मेरा दोनों से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। देखिए, दोनों के स्वभाव का अंतर है। शिंदे साहब का स्वभाव ये इमोशनल स्वभाव है, अजीत दादा का स्वभाव ये प्रैक्टिकल है। अजीत दादा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करते हैं, प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। शिंदे जी चूंकि बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना से आए हुए हैं,
तो इमोशन उनके लिए ज्यादा मायने रखती है। तो इसलिए मेरा दोनों से अपना कनेक्ट है। थोड़ा घुमा के पूछ लेता हूं, डील करने में किससे आसानी है, मतलब पॉलिटिकल बात करने में, पॉलिटिकल डील करने सब एक बात याद रखिए, में? जी पॉलिटिकल डील कहीं पर भी आसानी से नहीं होती है। जी सभी पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं का हित देखना होता है, अपने मंत्रियों का हित देखना होता है। सभी लोग हार्ड बार्गेन करते हैं, हम भी हार्ड बार्गेन नहीं करते, हम भी कोई सॉफ्ट बार्गेन नहीं करते। लेकिन अल्टीमेटली हम तीनों इस रियलिटी को समझते हैं कि हम तीनों मिलकर ही ये सरकार है। जी, तीनों मिलकर ही सरकार है। लेकिन अजीत पवार का अनुभव जो है वो छठी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। पॉलिटिकल पंडित कहते हैं वो नए इस देश के मौसम वैज्ञानिक है, पॉलिटिकल मौसम वैज्ञानिक है, उन्हें पता है किसका शासन आने वाला है। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन यहाँ ये बात जरूर है कि अजीत दादा ने 6 बार शपथ ली हुई है और एक प्रकार से उप मुख्यमंत्री पद की एस्टैब्लिश फेस इस रूप में उनको देखा जाता है। लेकिन इस बार आप देखिए, उन्होंने जिस समय शरद पवार जी का साथ छोड़ा तो एक प्रकार से बड़े रिस्क थे उनके पास, क्योंकि अपना अस्तित्व दिखाना चाहते थे। लोकसभा के बाद एक सवालिया निशान भी उनके ऊपर लगा जी, कि ये कर पाएंगे। आप लोगों पे भी बहुत दबाव आया कि आप बिल्कुल। अजीत पवार को छोड़ हाँ, दीजिए। लेकिन उन्होंने करके दिखाया और उन्हें एस्टेब्लिश किया कि द रियल एनसीपी इज अजीत पवार फैक्शन। जी, अब तो चुनाव हो गए हैं, लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। जो सीटों पर का अंबार लगा वो हम सबने देखा है। आपने कभी सोचा था जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे कि 130 सीटें? जी नहीं, मैंने नहीं सोचा था। मैं सच बात आपको कहता हूं कि मैं ये मानता था कि 110 सीटें आएगी। जब 5% सर्ज हुआ तो मैंने कहा 120 सीटें आएगी, लेकिन 130 सीटें मैंने नहीं सोची थी। मैं क्यों झूठ बोलूं। हाँ, ये जरूर मैंने कहा था और कई पत्रकार उसके साक्षी है कि जिस समय 5% वोट बढ़ा तो मैंने, पत्रकारों ने मुझे पूछा कि आप इसके मायने क्या है, तो मैंने उनको कहा कि देखिए 5% वोटों का बढ़ना ये 2 ही सिरों में होता है। एक तो एक्सट्रीम एंटी इनकम्बेंसी में होता है। अगर हम लोग नहीं भाप पाए और इतने एंटी इनकम्बेंसी है तो हम तीनों मिलकर 50-60 सीटों में सिमट जाएंगे। लेकिन ग्राउंड पे हमको ऐसा ध्यान में नहीं आया। ग्राउंड पे हमको पॉजिटिविटी दिखी, तो हम जो सोचते हैं उस पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर ये है तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, हम 200 से आगे जाएंगे, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन विपक्ष की 50 सीटें आई हैं, इतना नंबर उनका कम आया है कि वो नेता प्रतिपक्ष नहीं दे सकते। तो राजनीति में कटुता करने का एक पहला कदम आप ले सकते हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष का पद देना चाहेंगे क्या? देखिए, ये हमारे हाथ में ही नहीं है जी, इसका फैसला स्पीकर साहब करते हैं। स्पीकर भी तो नहीं, बीजेपी का होगा, ऐसा या नहीं होता शिवसेना है। का होगा? स्पीकर होता है, स्पीकर पुराने निर्णय और सारे आधार पर वो निर्णय करते हैं। लेकिन अगर स्पीकर साहब ये चाहेंगे कि किसी को विपक्ष नेता बनाना है तो हम मना नहीं करेंगे। एक कंट्रोवर्सी